जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक तत्व का ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के बारे में और उनका प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनका स्ट्रक्चर के बारे में। वो जो कंपाउंड किसी तरह का कंपाउंड बना लेता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इनर्ट गैस का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप 18 के तत्वों को। ग्रुप 18 में दोस्तों, ग्रुप 18 में निम्नलिखित तत्व पाया जाता है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी। ठीक है, तो इतना तत्व पाया जाता है ग्रुप 18 में। इसके तत्वों को अक्रिय तत्व, अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है वहाँ ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछेगा कि ग्रुप 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इनर्ट गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, या फिर उसी को बोला जाता है निष्क्रिय तत्व। क्या बोला जाता है उसी को? निष्क्रिय तत्व। या फिर ऐसे बोल देगा कि जीरो ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन फंडा होता है यहाँ से इसका सवाल पूछने का। ठीक है, हो जाएगा। तो पूछेगा ग्रुप 18 का तत्व या फिर जीरो ग्रुप का तत्व को क्या कहते हैं, हम लोग बोलेंगे उत्कृष्ट तत्व कहते हैं, या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे हम लोग का कि सब कभी कभी पूछ देता है कि ग्रुप 18 के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। ठीक है, जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP6 होता है। क्या होता है? NS2 और NP6 होता है। नेक्स्ट हम लोग का दोस्तों कि रेडॉन के अलावा सभी तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, रेडॉन जो है संयुक्त अवस्था में रहता है, बाकी जितना भी तत्व होता है इसमें, ठीक है, बाकी जितना भी तत्व होता है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये ओजी, ये सब के सब किस में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। ठीक है, बाकी ये क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में। अगला सवाल है कि हीलियम का मुख्य व्यापारिक स्रोत क्या होता है। देखिए, अगर व्यापारिक स्रोत अगर पूछता है आपसे तो कहेंगे व्यापारिक स्रोत जो होता है इसका प्राकृतिक गैस होता है। कभी कभी देखिए सीधा पूछ देता है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है, तो हाँ ऑप्शन लगाएंगे हम लोग मोनाजाइट। क्या लगाएंगे? मोनाजाइट। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेंगे? मोनाजाइट होता है। अगर पूछेगा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है तो बोलेंगे मोनाजाइट होता है। ठीक है, और ये पूछेगा हीलियम का मुख्य व्यापारिक स्रोत क्या होता है तो बोलेंगे प्राकृतिक गैस होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे हम लोग का कि जनरल प्रॉपर्टी, सामान्य गुण क्या होता है ग्रुप 18 के तत्वों का। ठीक है, देखिए पहले जैसे हम लोग भौतिक गुण का बात करें तो ये गैस गंधहीन, मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। स्वादहीन, इसको टेस्ट करें किसी भी तरह का स्वाद नहीं लगेगा आपको। सेम हो गया क्या? सॉरी, रंगहीन है यहाँ, और यहाँ हम लोग का गंधहीन होती है। सभी गैसें एक परमाणुक होती है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि ग्रुप 18 के तत्व जो है कैसा द्विपरमाणुक, मतलब होता है अकेले अकेले रहता है या फिर किसी और से कंबाइन करके रहता है। ठीक है, डबल अणु डायटोमिक के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कहेंगे कि ग्रुप 18 का तत्व जो होता है, जितना भी ग्रुप 18 का तत्व होता है वो सबके सब क्या होता है? मोनोएटॉमिक होता है। मोनोएटॉमिक मतलब होता है क्या है कि मोनोएटॉमिक मतलब होता है कि ये अकेले अकेले रहता है, किसी और के साथ में कंबाइन की, जैसे Cl2, Br2, F2, O2, N2। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं हम लोग डायटोमिक। और मोनोएटॉमिक का कहने का मतलब N सिर्फ नाइट्रोजन रहता है उसको बोलते हैं डायटोमिक, सॉरी मोनोएटॉमिक कहते हैं उसको। तो ग्रुप 18 का तत्व में मिलेगा आपको हीलियम मिलेगा, मतलब कि ऐसा मिलेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, और लास्टली आता है ओजी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये HE2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी Ne2, इसको कहा जाता है डायटोमिक। और ये जो सिंगल रहता है इसी को कहा जाता है मोनोएटॉमिक। तो यही कहना चाह रहा है कि ये जो ग्रुप 18 का तत्व होता है, ग्रुप 18 का तत्व को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। और ये सभी गैस क्या होता है? एक परमाणुक होते हैं, मतलब इस फॉर्म में रहता है, वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि जल में इसकी विलयता क्या होती है? बहुत कम होती है, मतलब ये जल में घुलता जो है बहुत कम घुलता है। ठीक है, अगला है हम लोग का कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन जनरली क्या होता है? इसका कम होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ग्रुप 18 में अगर टॉप से बॉटम जाते हैं
ये पीरियडिक टेबल है हम लोग का सपोज दैट। तो टॉप से बॉटम जाते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी मान क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। याद रहेगा, याद रखेंगे। पीरियडिक टेबल में ग्रुप 18 का तत्व है ये। ग्रुप 18 में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक का क्या मान होता है, घटता है। रहेगा याद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का कि इसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। तो सवाल आता है कि सर इसका आयनन ऊर्जा, ऐसा क्या बात है इसमें जो कि इसका आयनन ऊर्जा अधिक होता है। तो यहाँ कहेंगे कि देखिए ग्रुप 18 का तत्व में क्या होता है, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट किसका पूरा होता है, हीलियम का, उसका भी ऑर्बिटल फुल रहता है। बाकी जितना भी ग्रुप 18 का तत्व होता है सबका क्या होता है, ऑक्टेट उसका पूरा रहता है, अष्टक उसका पूरा रहता है, पूरा का पूरा फुल फील्ड होता है। अब देखिए अगर फुल फील्ड होता है तो हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं किसको है, आयनन ऊर्जा कहते हैं किसी भी एक गैसीय एकल परमाणु के बाहरी कक्षा से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा हम लोग को खर्च करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जितना ऊर्जा खर्च होता है उसी ऊर्जा को कहते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा। अब देखिए वहाँ और एक बात पढ़े थे कि अगर हम लोग का ऑर्बिटल फुल है, मतलब फुल फिल ऑर्बिटल है, तो फुल फिल ऑर्बिटल का क्या होगा, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा, हाफ फील्ड का उससे तो कम होगा, और सबसे कम किसका होगा, पार्शियली फील्ड का होगा। तो हम लोग का देखिए इसीलिए बोला गया है कि इसका आयनन ऊर्जा क्या होता है, अधिकतम होता है। कारण क्या कि ये टोटल का टोटल क्या होता है, फुल फील्ड होता है। ठीक है, आ गया ये पॉइंट समझ में। नेक्स्ट है कि इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होता है, शून्य होता है। तब बात आता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हम लोग किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हम लोग कहते हैं कि किसी भी गैसीय एकल परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितना ऊर्जा खर्च होता है उसी ऊर्जा को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। क्योंकि इसका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा रहता है और ये स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है, इसीलिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का कि सम कंपाउंड्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, मतलब ये कि इसका, इससे जो है ग्रुप 18 का तत्व जो है कौन कौन सा, ग्रुप 18 का तत्व कौन कौन सा यौगिक का निर्माण करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे पहला हम लोग के पास में कंपाउंड है XeF2, तो XeF2 का अगर पूछेगा कि इसका शेप कैसा होता है तो बोलेंगे लीनियर होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो बोलेंगे sp3d होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको हम सिखाए हुए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला था, एक सिग्मा बॉन्ड वाला था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड वाला यहाँ यूज नहीं करेंगे, वहाँ लिखा हुए थे हम लोग हाफ V + M - C + A, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। इस फॉर्मूला पर लगाएंगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका क्या, XeF2 का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, रैखिक होता है, रेखीय होता है, और हाइब्रिडाइजेशन किसे क्या होता है, इसका sp3d होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का कि XeF4 का पूछेगा, बोलेगा XeF4 का शेप कैसा होता है, तो बोलेंगे XeF4 का स्क्वायर प्लेनर होता है, इस तरह का जो शेप होगा। ठीक है, जब शेप के बारे में बात करते हैं तो लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये हम लोग का क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो बाकी सबको देख लीजिए क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। तो याद रखेंगे XeF4 का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3d2 होगा, और इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग का कि XeF6 का पूछता है कि इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, मतलब शेप कैसा होता है, तो याद रखेंगे शेप इसका पूछेगा तो शेप बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो बोलेंगे sp3d3 होता है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब एग्जाम में जो है XeF6 और XeF4 का ही स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछेगा तो इस तरह से बना लेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो बोलेंगे sp3d3 होता है, और शेप उसका क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का XeO3 का पूछता है कि इसका शेप कैसा होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कहेंगे sp3 होता है, और इसका शेप अगर पूछेगा तो कहेंगे पिरामिडल होता है। क्या होता है, पिरामिडल होता है। देखिए पिरामिडल इसलिए क्योंकि इसको हम लोग क्या लोन पेयर को क्या करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते हैं। बाकी ये जो दिखेगा आपको इस तरह से पिरामिड की तरह दिखेगा। ठीक है, इस तरह से पिरामिड की तरह दिखेगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसका XeO3 का शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि XeOF4 का
शेप कैसा होता है, तो बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन वही अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि एक तो नीचे भी पिरामिड बनेगा और एक ऊपर भी पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3d2 होता है। अगर आपसे शेप पूछेगा तो शेप बोलेंगे इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, पूछता है सवाल कि XeO F2 का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो बोलेंगे sp3d होता है और शेप इसका क्या होता है? टी के आकार का होता है, टी शेप होता है। क्यों टी शेप? क्योंकि देखिए इसको लोन पेयर को जैसे ही हटाएंगे, देखिए इसको पलटी मार लीजिए, ऐसे उल्टा लीजिए, उल्टाने के बाद टी के तरह दिखेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टी शेप होता है। हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो बोलेगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछता है तो बोलेंगे sp3d होता है, और शेप अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे इसका। और इसका शेप वगैरह बनाने के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं इनका, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब सीखना पड़ता है। अगला है कि ग्रुप 18 के तत्वों का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए ग्रुप 18 का तत्व का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। देखिए पहला चीज़ तो मौसम प्रेक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुब्बारा में भरता है। जो मौसम प्रेक्षक होता है, मतलब वैज्ञानिक होता है, ठीक है, मौसम विभाग का वैज्ञानिक होता है, वो क्या करता है? गुब्बारा में हीलियम गैस को भर करके मौसम का परीक्षण करता है कि कब मौसम का मिजाज किस तरह का होगा, कैसा बदलेगा, किस तरह का होगा। वो सारा का सारा क्या करता है? गुब्बारा में गैस को भरा जाता है। वो ऐसे भी नॉर्मल भी सवाल आता है कि गुब्बारा में कौन सा गैस को भरा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अगला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में अक्सर देखेंगे समुद्री गोताखोर सब जो होता है पीछे में पीठ में टांग करके ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाता है। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में देखिए क्या ऑक्सीजन ही सिर्फ लेकर के जाता है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर में वो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर के जाता है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि समुद्री गोताखोर जो होता है, समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में किन किन गैस का मिश्रण को लेकर के जाता है। तो बोलेंगे हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में भर करके वो समुद्री गोताखोर समुद्र के तल के नीचे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में हम लोग क्या करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है कि नियोन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। नियोन का प्रयोग हम लोग विसर्जन ट्यूब या फिर प्रदीप बल्ब में करते हैं। अक्सर देखते हैं जगमगाता हुआ बल्ब, वो जो क्या बोलते हैं दीपावली में सब में जो लगाते हैं, या फिर हाई इंटेंसिटी वाला जो लाइट होता है, हाई इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चमकदार जो लाइट होता है, उसमें किसका हम लोग यूज़ करते हैं? नियोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का आर्गन। कि आर्गन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? आर्गन का हम लोग यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग वगैरह जो किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग सब जो किया जाता है, वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसका आर्गन का प्रयोग करते हैं। और विद्युत बल्ब में भी हम लोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए विद्युत बल्ब के अंदर में आर्गन को भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का रेडॉन। रेडॉन का जो है खतरनाक इसका उपयोग होता है, कैंसर के उपचार में करते हैं इसका रेडॉन का उपयोग। रेडॉन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? कैंसर के उपचार में करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल सिंपली पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे ये सब कि नियोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विसर्जन ट्यूब या फिर प्रदीप्त बल्ब में, प्रदीप्त मतलब चमकीला बल्ब में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? तो आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग वगैरह में, वेल्डिंग सब जो करता है देखते होंगे चमकता है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी का उससे लाइट निकलता है, तो वहाँ क्या किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? आर्गन का प्रयोग किया जाता है। या फिर विद्युत बल्ब में भी हम लोग क्या करते हैं? विद्युत बल्ब के अंदर जो 100 वाट का बल्ब हम लोग जलाते हैं उसके अंदर में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए क्या किया, किसको भरा जाता है? आर्गन गैस को भरा जाता है, ठीक है। ये था ग्रुप 18 का पूरा कंप्लीट।